नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपी टीजीटी नागरिक शास्त्र की श्रृंखला के तहत जो राजनीतिक मूलभूत अवधारणाएं जो हमारा यूनिट चल रही है उसमें आज हम समानता का अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया है कि पुनर्जागरण काल की दो संतानें मानी गई हैं। ये और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। एक है स्वतंत्रता, दूसरी है समानता। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मतलब नहीं है और समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक पूरक माने जाते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, प्राचीन व मध्यकाल में प्रचलित विशेष प्रचलित विशेषाधिकारों के विरुद्ध आधुनिक काल में अस्तित्व में आई है। प्राचीन प्राचीन काल के विरुद्ध आधुनिक काल में ये दोनों स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों अवधारणाएं प्रचलन में आई। वैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसकी विशेष व्याख्या की गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान व्याख्या की गई। फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कुछ नारे लिखे हुए आएंगे और नीचे फिर क्रांति के चार ऑप्शन दिए होंगे और ये आपको याद करने हैं कि किस क्रांति में कौन सा नारा दिया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति का ये सबसे महत्वपूर्ण नारा था। जैसे जैसे प्रचलित विषमताओं का स्वरूप बदलता गया, वैसे वैसे समानता की मांग में ही परिवर्तन आता गया। ये उसी तरीके से जैसे हम जब स्वतंत्र हमने कर दिया था या फिर जब हमने उदारवादी नीति अपनाई थी, तब स्टार्टिंग में उसे हमने नकारात्मक उदारवाद कहा था। कहते कि ये व्यक्तियों को इतनी ज्यादा खुली छूट दे दी गई थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उनका जो मन करेगा, जैसा मन करेगा वैसे वैसा वो काम करें। फिर हमने धीरे धीरे नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जिससे जो उदारवाद और उत्कृष्ट बनता चला गया। ऐसे ही समय समय पर समानता और स्वतंत्रता की परिभाषा ये बदलती चली गई है। पहले नकारात्मक स्वतंत्रता और समानता थी, फिर धीरे धीरे सकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता और नका और आपकी ये समानता बनती चली गई है। तो पहले समानता थी। समानता में मानते थे कि सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो कैसे भी किसी भी जाति, धर्म, लिंग, विशेष स्थान से संबंध रखता है, तो वो हर एक तरीके से समान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर धीरे धीरे क्या किया, फिर जब आधुनिक काल में और उत्तर आधुनिक काल आया, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आया, तब उसमें हमने समानता की थोड़ी सी परिभाषा बदली। फिर हमने कहा जो व्यक्ति थोड़े से पिछड़े हैं, हम उन्हें थोड़ा कुछ फैक्टर लगाकर उन्हें थोड़ा सा और आगे करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने उन्हें एक्स्ट्रा पुश दिया जिससे वो और आगे बढ़ सकें। तो ये सकारात्मक समानता कहलाया। अब देखिए, वैसे वैसे समानता की मांग में परिवर्तन आ गया। इंग्लैंड की खूनी क्रांति सन 1649, अमेरिकी क्रांति सन 1776, ये आप क्रांतियां याद कर लेंगे। इनमें से कोई ना कोई सी क्रांति जरूर पूछी जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789। आदि क्रांतियां सामने आदि क्रांतियां समानता के उदय में महत्वपूर्ण क्रांतियां रही हैं और अमेरिकन क्रांति ये कहना था, हम इस तथ्य के स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। ये आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। और ये अमेरिकी क्रांति, आप देखो फ्रांसीसी क्रांति क्या नारा था, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है और सबके अधिकारों के लिए सबके अधिकारों के लिए स्वतंत्र व समान है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। देखिए, ये हम पढ़ा चुके हैं कि जो समानता के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक है नकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता वही है जिसमें जाति धर्म भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये आपका हो गया नकारात्मक स्वतंत्रता। और फिर है सभी व्यक्तिवादी और नकारात्मक उदारवादी नकारात्मक समानता के पक्षधर थे। तो इसमें यही आ गया ना कि पहले व्यक्तिवादी, जिसे हम नकारात्मक उदारवादी भी बोलते हैं, और नकारात्मक समानता पक्षधर थे। फिर आपकी सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता कहते हैं समानों में समान हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये समान है, अब इसमें भी हम समान देखेंगे। अब इसमें भी हम समान देखेंगे और जो समान नहीं है उसे थोड़ा सा हम पुश फैक्टर करके उसे थोड़ा आगे करने की कोशिश करेंगे। इसकी तीन विशेषता होती है। इसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर की उपलब्ध कराई जाती है और सभी को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
यह समानता की सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी गई है, अर्थात जब तक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक अन्य लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, ये समानता का मानना था। अब देखिए कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता में भेद किए हैं। मतलब कुछ विद्वान जो है स्वतंत्रता और समानता को अलग मानते हैं कि स्वतंत्रता को अलग अलग परिभाषित करते हैं और समानता को अलग परिभाषित करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो स्वतंत्रता और समानता को दोनों को एक ही मानते हैं। इसमें 2 तरीके के दृष्टिकोण आते हैं। एक है नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण। तो नेगेटिव में क्या कहा है? समानता व स्वतंत्रता दोनों को विरोधी मानते हैं। समानता व स्वतंत्रता दोनों को विरोधी मानते हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता अलग चीज है और समानता अलग है। दोनों की तुलना संभव नहीं है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं, लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले। ये आपका टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉर्ड एक्टन के क्या कहते हैं। लॉर्ड एक्टन, अब देखिए, तो हमको ये चीज तो याद करनी पड़ेगी कि नकारात्मक दृष्टिकोण से कौन जुड़े हुए थे। तो आपको लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले याद होने चाहिए। फिर आपके पास जो परिभाषा वहां पर आएगी, गारंटीड है कि आप उस परिभाषा को आंसर बिल्कुल सही लगा के आएंगे। उत्तर क्या होगा किस नहीं थी। अब देखो, टाकविले का कथन है, सॉरी एक्टन का कथन है, स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा को स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। देखिए, ये लॉर्ड एक्टन का कथन कथन है। फिर है आपका डी टाकविले का कथन है। तो डी टाकविले का कथन है, लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना ही अधिक खतरा है। अब देखो, इन्होंने स्वतंत्रता और समानता का बिल्कुल अलग भेद प्रस्तुत कर दिया। फिर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण जो है दोनों को एक दूसरे पूरक मानते हैं। तो लास्की और मैकाइबर ऐसे हैं जो दोनों स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के अनुपूरक मानते हैं। इसमें देखिए कथन है कुछ, आरिस्टानी के अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसकी सहायक होती है। अब इन्होंने देखो सहायक कह दिया, विरोधी ना होकर, तो इन्होंने जाहिर सी बात है सीधे सीधे जो विद्वान इन्हें विरोधी माने थे उनका कटाक्ष किया है। तो थोड़ा आरिस्टानी फेमस है। फिर है लास्ट की, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिचली है एवं स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक है। अब देखो दोनों एक दूसरे पे कैसे निर्भर हो रहे हैं। फिर पोलार्ड का कथन आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया, किस कथन है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, वह समानता में निहित है। मतलब स्वतंत्रता किस पर निर्भर होगी? ये होगी आपकी समानता पर निर्भर होगी। फिर आशीर्वादम, इनका तो नाम ही बहुत प्यारा है। आशीर्वादम ने फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना ही मूर्ख थे जिन्होंने स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का नारा दिया। ये इन्होंने छेप किया एक फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। फिर आपका सीएम जोड़ और जीटीएच को दोनों संबंधित है। देखो सीएम जोड़ ने कहा है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भ्रम है। उन्होंने आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भ्रम है, इन्होंने भ्रम कहा। जीडीएच कोल ने कहा, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। ये कपोल कल्पना किसने कहा? जीडीएच कोल ने। कोल और कपोल, कोल से याद रखें, कपोल। टीएच ग्रीन, जब तक मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं में एक रूपता नहीं होगी तब तक व्यवहार की एक रूपता नहीं हो सकती। ये टीएच ग्रीन ने कहा है। फिर लेनिन महोदय ने कहा है, लेनिन महोदय का क्या कथन है, राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि दूसरे को बेच सके। ये लेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये आ सकता है आपके उसमें। फिर अगला अवधारणा है न्याय की अवधारणा। अब देखिए न्याय जो है लैटिन भाषा के, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जस्टिस शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के जूस शब्द से बना है, जो समाज को, जिसका अर्थ है समाज को जोड़ना। अब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार जस्टिस शब्द जो है जस्टिस का शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को जोड़ना। अब देखो न्याय की भी 2 अवधारणा थी, एक तो प्राचीन कालीन अवधारणा है और दूसरी मध्यकालीन अवधारणा है। जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन अवधारणा थी वो होती थी नैतिक न्याय, और आधुनिक है आपका कानूनी न्याय। कानूनी न्याय यानी कि जो संविधान के अनुसार लिखा हुआ है आपके साथ न्याय वही होगा, जो संविधानिक किताब में लिखा हुआ है आपके साथ वही न्याय होगा। इनकी कानून की किताब होती है और जो न्यायालय करता है उसी की मान्यता होती है। और प्राचीन काल में नैतिक न्याय के बारे में बात की थी। देखिए न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ न्याय होगा वहां सभ्य समाज विकसित होगा। फिर आपका राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होगा? ये होगा आपका न्याय। और ये अवधारणा, सारी अवधारणाओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पूछी जाए तो वो न्याय होगी।
किसी भी जीवन की अंतिम अवधारणा होती है जिसके सामने सभी अवधारणाएं सर झुकाती हैं। देखिए, अब न्याय को हम सबके साथ लगा कर देखते हैं। न्याय अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्याय समानता, न्याय संपत्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो यानी कि न्याय जो है सबसे बड़ी मूलभूत अवधारणा हो गई इनमें से। फिर आपके ये प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में जो है न्याय धर्म के आधार पर होता था। जो जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, जो जिस दंड का वर्णन है तो उसी के हिसाब से दंड होता था। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की हिदायत दी जाती थी। ये है वर्तमान में वितरण न्याय को न्याय का गुण माना जाता है। वितरण न्याय के आधार योग्यता ही नहीं आवश्यकता हो जाती है। वितरण वितरण न्याय यानी कि जो वस्तुएं हैं उनकी पहुंच अमीर तक भी हो और गरीब तक भी हो। ऐसा ना हो कि जो है वस्तुओं का वितरण इस तरीके से हो जाए, अमीर के पास तो बहुत ज्यादा पहुंचे, गरीब गरीब के पास कुछ ना पहुंचे। ये न्याय की परिभाषा है। देखो, न्याय के तीन मापदंड होते हैं। न्याय के तीन मापदंड होते हैं। नंबर एक है आपका समानता, योग्यता और आवश्यकता। समानता है, योग्यता है, जो जो योग्य है उसे मिलना चाहिए, और फिर आवश्यकता है। और देखिए, न्याय से कथन है, ये आपके संत अगस्टाइन और थ्रेसी मेकर जहाँ भी आएंगे ये न्याय से दोनों संबंधित हैं। थ्रेसी मेकर्स ने कहा है न्याय न्याय शक्तिशाली का हित है। शक्तिशाली की और न्याय की व्याख्या की है आपका थ्रेसी मेकर्स ने। संत अगस्टाइन ने व्याख्या की है, न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का गिरोह है। सीधा सीधा आएगा, डाकुओं का झुंड किसने कहा है राज्य को? वो आपका संत अगस्टाइन ने कहा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, कई बार पीजीटी और टीजीटी का प्रमुख फेवरेट क्वेश्चन है। जहाँ डाकू झुंड किसने कहा है न्याय के अभाव में राज्य को? तो ये थ्रेसी में किसने कहा है? फिर है प्लेटो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना, ये है न्याय प्लेटो के अनुसार। फिर अरस्तु का अनुसार कहना है प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग मिलना। उचित भाग की बात किसने करी है? आपके अरस्तु ने करी है। फिर है सिसरो 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 ने बात करें, न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि ऐसी परिभाषा जिसमें कुछ कहा गया है वो हमारा आयोग बहुत जल्दी पूछता है उसे, क्योंकि टाइपिंग ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। आयोग ऐसे 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 क्वेश्चन बहुत बहुत आसानी से पूछता है। न्याय को मुकुटमणि किसने कहा है? वो आपके सिसरो ने कहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा करता है, मार्टिन लूथर किंग है। अबे टी पास्कल, ये भी परिभाषा टीजीटी में आपके पूछी गई है। स्थिति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में सत्य सत्य है। सत्य अत्याचार का साधन है। ये आपका ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। फिर सॉरी, टी पास्कल। फिर है ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है, वह है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार का ना होना। बाप रे बाप, इन्होंने तो पूरी सत्य की व्याख्या कर दी है। और पार्कर महोदय ने कहा है न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य कहा है पार्कर महोदय ने। और कौटिल्य कौटिल्य ने कहा है न्याय संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। यह जो परिभाषा है वो एक विद्वान ने award दिया है। तो ये आप जब आपने प्रीवियस ईयर की क्लास देखी है उसमें मैंने साफ साफ पढ़ाया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये परिभाषा किस किस विद्वान ने दी है। इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण कथन है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये सीधा सीधा आता है, लेकिन न्याय सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। ये कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड, ये जो है इंग्लैंड के निवासी थे। और इसका जैसे पहले हम मोटा मोटी समझे तो इन्होंने जब पूंजीवाद का उदय हो रहा था तो इन्होंने देखा कि पूंजीवाद से संपत्ति तो बढ़ रही है, लोग संपत्ति बढ़ रही है, लोगों के घर बार को बच्चे बन रहे हैं, लोग प्रगति कर रहे हैं, परंतु जो है समाज में अल्पसंख्यक वर्ग और उच्च वर्ग के बीच खाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिससे क्या हो रहा है? जिससे जिससे दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर आता जा रहा है। और जो चीजों का वितरण है वो वो उच्च वर्ग को तो ज्यादा मिल रहा है और गरीब वर्ग को या अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत कम मिल रहा है। तो इन्होंने फिर कहा था कि हमको एक ऐसी व्यवस्था का पालन करना चाहिए जिसमें अमीरों के सुख को कम किए बगैर अमीरों के सुख को कम कर किए बगैर गरीबों के गरीबों का हित किया जा सके, ये इनका मानना था। अब देखिए, यही विचार इसमें लिखा है। इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस में किया। ये अमेरिका के निवासी थे। सॉरी, मैंने इंग्लैंड बोल दिया था, वहां पर ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का पालन उस समय किया जब अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग समान अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे थे।
तथा तरह-तरह के राजनीतिक असहमति का बोलबाला था। इसी समय यह अनुभव किया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था ने वस्तु और सेवाओं के को बढ़ाने में भले ही सफल हों, लेकिन आय, संपदा और संपत्ति की ऐसी विषमता पैदा करती है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। फिर अब ये है कि रॉल्स का मानना था कि ऐसे समाज का निर्माण करें जहां अमीरों की स्वतंत्रता कम किए बगैर गरीबों गरीबों की गरीबी दूर की जा सके। ये उपयोगितावाद का खंडन करते हैं कि सुखी देखिए क्या कहते हैं, सुखी व्यक्ति को सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी व्यक्तियों को दुख को कम नहीं किया जा सकता। ये इनका मानना था। फिर मैकफर्सन ने जॉन रॉल्स को उदार पूंजीवादी और लोकतांत्रिक लोक कल्याण राज्य का अधिवक्ता कहा। तो देखिए यहीं से जो पूंजीवाद है ना, वो उदार पूंजीवाद की तरफ मुड़ गया। पूंजीवाद तो होना चाहिए, परंतु इतना ज्यादा पूंजीवाद नहीं होना चाहिए कि हम जो है गरीबों को दबाने लगे। का इन्होंने कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं। ये प्राथमिक वस्तुएं आय, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, अवसर, संपदा आदि के लिए साधन होते हैं। न्याय की मुख्य समस्या है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो। बिल्कुल, न्याय की वस्तुओं का जो जो प्राथमिक वस्तु है उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। रॉल्स ने इसे विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहते थे ताकि समाज के सभी लोगों का भला हो सके। रॉल्स ने माना था। अब रॉल्स ने 20वीं सदी में हॉब्स लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को न्याय के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को आज्ञा व पर्दे की अवस्था कही, जहां किसी को यह नहीं पता कि उसके आने वाले भविष्य क्या होगा। ये रॉल्स का मानना था। इन्होंने दो सिद्धांत दिए। रॉल्स ने क्या-क्या सिद्धांत दिए? प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए जिससे वो दूसरे द्वारा निभ सके। ये माना ये था समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा गया इसे। फिर आपका सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम एक प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि निम्नतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो सके और सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो। ये रॉल्स का मानना था। अब रॉल्स ने जो है सिद्धांत एक को दो पर प्राथमिकता प्रदान की। ये वितरण न्याय के समर्थक थे। और रॉल्स का न्याय सिद्धांत काल्पनिक और आदर्शवादी है जिसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। बिल्कुल ये भी माना जाता है। फिर आगे चल के रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में ऐसे समाज की परिकल्पना की जिससे सभी को स्वतंत्रता व समानता प्राप्त हो सके और गरीबों का हित भी हो सके। ये इन्होंने कहा। फिर है आपका न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप इन्होंने बताए हैं। कौन-कौन से रूप बताए हैं? कानूनी न्याय होता है, राजनीतिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और प्राकृतिक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। कानूनी न्याय 2 तरीके से होता है। एक होता है कृत्रिम जो लिखित है और अलिखित जो प्राकृतिक है। ये आपका कानूनी में 2 तरीके का आता है। फिर राजनीतिक न्याय होता है जो राजनीतिक है, जो राजनीति से अधिकार प्राप्त है वो अपने राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। आर्थिक न्याय वही होता है कि सभी को बिजनेस करने की सबको छूट होनी चाहिए, बाजार में सबको सभी समान है। फिर सामाजिक न्याय ऐसे प्राकृतिक न्याय। देखिए कानूनी न्याय क्या है? जब न्याय कानून के अनुसार होता है तब उसे कानूनी न्याय कहते हैं। यह न्याय इस आधार पर होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। यह किसी के साथ भेदभाव किए बिना सभी को न्याय उपलब्ध कराता है। ये है। और फिर आपका राजनीतिक न्याय, इसका संबंध उदारवाद से है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की शासन व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त है। जॉन रॉल्स के न्याय निर्णय की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी का समर्थन किया गया है। वयस्क मताधिकार का राजनीतिक न्याय के अधिकार माना जाता है। फिर आर्थिक न्याय बता ही चुके हैं आपको। बाजार में सभी के लिए बाजार में सभी को समान अवसर मिले। फिर आपका सामाजिक न्याय, यह फेबियनवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। सामाजिक न्याय यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को जो है अ, समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को वितरण न्याय मिलना चाहिए। ये सब सामाजिक न्याय के अंतर्गत आ जाता है।
ये शोषित और वंचित वर्ग के लिए न्याय होता है, जिस जहाँ राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राथमिकता देता है। वहीं आर्थिक न्याय समाज के आदर्शों को महत्व देता है, सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्शों को स्थापित करता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर सामाजिक जीवन के आदर्श न्याय की व्यापक सिद्धि की जा सकती है। फिर प्रक्रियात्मक न्याय, इस न्याय के समर्थक यह मानते हैं कि मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं और लाभ इत्यादि के आवंटन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। सबके आवंटन की प्रक्रिया जो है न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसका संबंध उदारवाद से है। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। इसके समर्थक हेयक, मिल्टन, फ्रीडमैन, जॉन रॉल्स। तो आपके कौन हो गए ये? फिर ये प्राथमिक न्याय इसका संबंध जो है चारित्रिक विकास से होता है। व्यक्ति के चारित्रिक विकास से होता है। यह काफी नैतिकता को महत्व देता है। जिसे सामाजिक न्याय के काफी करीब होता है। ये आपका आ गया। ये क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं, फिर इसके आगे कुछ और अब मूलभूत अवधारणा बने जिन्हें जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे, और जिससे रैपिड रिवीजन के माध्यम से हमको याद हो जाएगा। और परिभाषा हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दी है तो ये परिभाषा कैसे संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी परिभाषा है, पहले हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम उसके कीवर्ड पढ़ेंगे। जैसे स्वतंत्रता आ गया, उसमें आ गया तो यानी कि स्वतंत्रता संबंधित है। देखेंगे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव से आप दो जुड़े थे उस टाइम पर, दो विद्वान जुड़े थे, टाकविले और एक्टन, लॉर्ड एक्टन, दूसरे थे लॉर्ड एक्टन। तो ये दोनों इसमें आएंगे। फिर आएगा आपका जैसे ही सकारात्मक है, सकारात्मक में तो आर एस्टानी है। और उस देख लेगा, अगर अर्थव्यवस्था से तुलना करिए, आर्थिक मानव से तुलना करिए, तो आपका अपना जीटीएच खोल आ जाएंगे और टीएच ग्रीन आ जाएंगे उसमें। ये दोनों उसमें आ जाएंगे। पोलार्ड आशीर्वाद आएंगे आपके सकारात्मक संबंधित है। चलिए ठीक है मित्रों, आज क्लास यहीं शुरू करते हैं। अब दूसरे लेक्चर में और हम स्टार्ट करेंगे।